हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर संकल्प पांडे। मैं हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ या सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है फ्रैक्चर। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना होगा कि फ्रैक्चर होता क्या है। तो हड्डी का टूट जाना या हड्डी में चोट लग जाना या हड्डी में कोई क्रैक आ जाना, इसको अगर हम मेडिकल टर्म्स में बोलें तो ये फ्रैक्चर होगा। बेसिकली देखें तो दोनों एक ही चीज़ें हैं जिनके शब्द बोलने के बोलचाल के शब्द अलग अलग हैं। दोस्तों, जब भी हमें कभी चोट लग जाती है, मान लीजिए पैर गड्ढे में पड़ जाए या हम सीढ़ियों से गिर जाएं या बाथरूम में फिसल के गिर जाएं या रात को पानी लेने गए पैर जो है सोफे से टकरा जाए या दीवार से टकरा जाए या फिर चलते हुए जो है रोड के अलॉन्ग जो एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभार रोड से किसी साइकिल से टक्कर लग जाए या मोटरसाइकिल से टक्कर लग जाती है। इन कंडीशन में जब भी चोट लगती है, सबसे पहले दिमाग में एक ही बात आती है कि कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि फ्रैक्चर के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण जो फ्रैक्चर का होता है वो होता है दोस्तों दर्द। दर्द असहनीय और अकल्पनीय होगा। अगर हम इसे स्केल में देखें तो 0 से 10 के स्केल में इसको मैक्सिमम लेवल पे हम रख सकते हैं। ये 8 से 10 के पॉइंट के लेवल पे रहेगा। दूसरा लक्षण होता है दोस्तों सूजन। सूजन आ जाना, इसकी जो फ्रैक्चर में जो सूजन आती है, जिस भी अंग में फ्रैक्चर हुआ है उसमें जो सूजन आ जाएगी, वो सूजन समय के अनुसार बढ़ती चली जाएगी और 2 से 3 दिन तक लगातार बढ़ती रहेगी और फिर धीरे धीरे सेटल डाउन, मतलब धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी अगर आपने उस दौरान पे रेस्ट किया है। तो सूजन ऐसी नहीं होगी कि अभी बढ़ी, 2 घंटे बढ़ी, 2 घंटे बाद कम हो गई और 2 घंटे बाद फिर से आनी शुरू हो गई। एक होता है दोस्तों, कभी कभी जब चोट लग जाती है तो उस जगह पे नील पड़ जाता है, जिसको हम इंग्लिश में ब्रूस कहते हैं। रोड साइड एक्सीडेंट जब भी होते हैं या जब कोई बहुत बड़ा इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे घाव बन जाता है। घाव कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि उसके थ्रू फ्रैक्चर के जो टूटे हुए हिस्से हैं वो भी हम देख सकते हैं या हड्डी के टूटे हुए हिस्से हम देख सकते हैं। लॉस ऑफ फंक्शन एक और लक्षण है। लॉस ऑफ फंक्शन मतलब जिस भी शरीर के अंग में चोट लगी है उस शरीर के अंग को हम हिला भी नहीं पाएंगे। अगर पैर में चोट लगी है तो चलना फिरना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अगर बहुत ही मेजर हड्डी, जैसे बड़ी हड्डी जैसे फीमर हो गई या टीबिया का फ्रैक्चर हुआ है, तो वो पैर जो है लोड ही नहीं ले पाएगा और चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हाथ में कहीं चोट लगी है या कोहनी में कहीं चोट लगी है तो हम कोहनी को हिला भी नहीं पाएंगे। कलाई में चोट लगी है तो कलाई को हिलाना भी नहीं पाएंगे हम लोग। एक दोस्तों जो लक्षण होता है वो बहुत ही रेयर होता है या बहुत कम होता है, उसे हम कहते हैं डिस्टल न्यूरोवास्कुलर डेफिसिट। डिस्टल मतलब हुआ जो फ्रैक्चर से दूर का हिस्सा हुआ या दूर का अंग हुआ। इस दूर के अंग में को हम डिस्टल कहेंगे। अब अगर फ्रैक्चर के साथ साथ, फ्रैक्चर मान लीजिए यहाँ पे हुआ है और फ्रैक्चर के साथ साथ नसें या फिर रक्त की धमनी, जिसको हम इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं, वो टूट गई है या कट गई है, तो ये डिस्टल पार्ट है हमारा। इस डिस्टल पार्ट के अंदर नंबनेस आ जाएगी, मतलब छूने का पता नहीं चलेगा। ये काम करना बंद कर देगा, मतलब उंगलियां हिलानी बंद करनी, कलाई करनी, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाएगा। डिस्कलरेशन जिसे हम कहते हैं कि इसका रंग बदल जाएगा, ये नीला पड़ जाएगा या काला पड़ जाएगा अगर रक्त की धमनी में चोट लगी है। इसका तापमान जो दूसरे अंग से अगर हम नापेंगे तो इसका तापमान जो होगा वो कम होगा, मतलब ठंडा पड़ जाएगा ये जो अंग होगा, जो डिस्टल पार्ट पे होगा। अब दोस्तों, हमने जाना कि फ्रैक्चर के लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर हमें इनमें से चोट लगने के बाद कोई भी लक्षण मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें घर पे इलाज नहीं करना है। मोस्ट कॉमनली जो देखा जाता है या फिर हिंदुस्तान में जो हम चीज़ देखते हैं वो ये होती है कि पेशेंट जो है कुछ दिनों बाद दिखाने आता है, 2-3 दिन तक तो घर पे ही इलाज करता रहता है। कई कई केसेस में 1-1 हफ्ता भी घर में इलाज करता रहता है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है आयोडेक्स लगा के या मूव लगा के या फिर उसके ऊपर गर्म पट्टी बांध के या हल्दी तेल लगा के या फिर गाँव में बोले तो रोटी बांध के, रोटी सेकी हुई रोटी लगा के उसके ऊपर बांध के रखता है। ऐसा ना करके एक डॉक्टर को सिंपली दिखा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रैक्चर के बाद अगर आपको लक्षण मिल रहे हैं और डॉक्टर के पास गए तो सबसे पहले तो हमें एक जांचें करानी होंगी जानने के लिए कि फ्रैक्चर हुआ भी है कि नहीं हुआ है। मोस्ट कॉमनली ये सबसे जो सुगम जांच होती है वो होती है एक्सरे। सबसे पहली जांच जो हम किसी भी फ्रैक्चर को देखने के लिए करवाएंगे वो हम एक्सरे कराते हैं। एक्सरे के अंदर शरीर की हड्डियाँ ईजिली विजिबल हो जाती हैं या दिख जाती हैं, तो उसमें फ्रैक्चर देखना बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजिली फ्रैक्चर डिटेक्ट हो सकता है। दूसरी जांच होती है दोस्तों सीटी स्कैन। अब सीटी स्कैन किन कंडीशन में कराना चाहिए। सीटी स्कैन दोस्तों कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो एक्सरे में फ्रैक्चर डिटेक्ट नहीं हो पाता या दिखता नहीं है, उन केसेस के लिए हम सीटी स्कैन कराते हैं। दूसरी चीज़,
फ्रैक्चर एक्सरे में दिख रहा है, पर उसकी जटिलता को समझने के लिए या उसके पैटर्न को समझने के लिए हम सीटी स्कैन करा सकते हैं। तीसरी बात, कोई भी फ्रैक्चर जो जोड़ में जा रहा है या जिसकी जो फ्रैक्चर की जो लाइन है वो जोड़ तक पहुंच रही है, तो उसमें जोड़ का स्वरूप देखने के लिए हमको सीटी स्कैन कराना पड़ता है। सीटी स्कैन में और एक्सरे में फ़र्क क्या आता है? सीटी स्कैन एक 3D जांच है या 3 आयामी जांच है, और एक्सरे एक 2D है जांच है या 2 आयामी जांच है। तो जो सीटी स्कैन होता है उसमें संभावना फ्रैक्चर को देखने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या उसके पैटर्न को समझने की, जटिलता को समझने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा ईजिली या सुगम हो जाएगी। अब तीसरी बात होती है दोस्तों एमआरआई। एमआरआई कब कराते हैं? एमआरआई दोस्तों हड्डी के साथ साथ आसपास के सॉफ्ट टिश्यू को देखने का भी काम करता है, या उसको ईजिली हम सॉफ्ट टिश्यू भी देख सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू होता क्या है? हड्डी के आसपास की मांसपेशियां, टेंडन या लिगामेंट, इन सबको हम सॉफ्ट टिश्यू बोलते हैं। तो कई बार अगर फ्रैक्चर में फ्रैक्चर के लक्षण दिख रहे हैं और उसके आसपास लेकिन एक्सरे में और सीटी स्कैन में हमें फ्रैक्चर नहीं दिख रहा है, तो इन केसेस में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी हो सकती है। उसको देखने के लिए हमें एमआरआई कराना पड़ता है। अब दोस्तों हमने जाना कि इसमें जांचें क्या क्या करा सकते हैं। दोस्तों हमने जांच तो करवा ली। अब जांच में आया है कि या तो फ्रैक्चर होगा या फ्रैक्चर नहीं होगा। अगर इसमें सिर्फ मांस फट गया है और फ्रैक्चर नहीं हुआ है तो उसका इलाज क्या है? मोस्ट कॉमनली सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जिसमें सिर्फ मांस फट जाता है, उसके अंदर जो सबसे कॉमनली इलाज होता है वो होता है प्लास्टर लगाना। लेकिन कुछ जो लिगामेंट्स होते हैं, जैसे मेजर जॉइंट, जैसे हम बोलें कि जो मुख्य जॉइंट हुए हमारे, जोड़ हुए, जैसे घुटने का जॉइंट हो गया, कंधे का जॉइंट हो गया, या फिर कोहनी हो गई या टखना हो गया, इनके कुछ लिगामेंट्स के लिए हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। अब बात करते हैं फ्रैक्चर की। फ्रैक्चर का इलाज जो है वो भी मोस्ट कॉमनली या सबसे जो आसान तरीका होता है वो होता है प्लास्टर लगाना। प्लास्टर लगा के ही मोस्ट जो ऑफ द फ्रैक्चर्स का इलाज हम लोग कर लेते हैं। अब हमें जानना होगा कि किन केसेस में, कंडीशंस में सर्जरी करनी होगी। तो दोस्तों जिन फ्रैक्चर्स का इलाज प्लास्टर के द्वारा नहीं किया जा सकता उन केसेस में हम सर्जरी करते हैं। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कृपया उस वीडियो को देखिए। इसमें हम जानेंगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं प्लास्टर की। प्लास्टर कितने तरीके का होता है? तो दोस्तों प्लास्टर होता है सिर्फ 2 तरीके का, एक होता है कच्चा प्लास्टर और एक होता है पक्का प्लास्टर। दोनों में फ़र्क क्या होगा? कच्चा प्लास्टर जो भी होगा वो सिर्फ एक सतह पे लगता है। मान लीजिए ये हाथ है और मुझे इस पर प्लास्टर लगाना है, तो वो इस सतह पे जो प्लास्टर लगेगा वो सिर्फ एक ही सतह पे लगेगा। ये स्प्लिंट की तरह रोल होता है। इसका रोल क्या होता है? शुरू के दिनों में 5 से 7 दिन में जब हाथ पे या पैर में कहीं भी चोट लगी है, उस अंग में सूजन होती है, तो उस एरिया को रेस्ट भी देता है और साथ में सूजन भी धीरे धीरे कम 5 से 7 दिन में जो होनी है उसमें हेल्प करता है। सूजन के टाइम पे हम पक्का प्लास्टर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पक्का प्लास्टर देने के टाइम पे सूजन और बढ़ जाती है या उसके रिस्क फैक्टर रहते हैं, जबकि कच्चा प्लास्टर देने से सूजन को धीरे धीरे उतरने में हेल्प मिलती है। पक्का प्लास्टर 5 से 7 दिन बाद दिया जाता है। पक्का प्लास्टर जो होता है वो पूरा सर्कमफ्लेंशली या चारों तरफ से जो है पूरे हाथ में आएगा और पूरा सपोर्ट देगा। ये सिर्फ एक सतह पे नहीं, ये सारी सतह को एक साथ कवर करेगा और जो हड्डी है उसको सपोर्ट करेगा। दोस्तों पीओपी तो हम पक्के प्लास्टर 2 तरीके का होता है। एक होता है चूने वाला प्लास्टर जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, और दूसरा होता है फाइबरग्लास का प्लास्टर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो सबसे मेजर फ़र्क जो फाइबरग्लास प्लास्टर में और चूने वाले प्लास्टर मतलब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है, एक तो ये होता है कि जो फाइबरग्लास है वो मजबूत होता है और हल्का होता है, इसकी वजह से वो टूटता नहीं है, जबकि चूने वाला प्लास्टर बार बार टूट जाता है, जिसे हमें बार बार रिपेयर भी करना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई भी प्लास्टर जो अपनी जगह पे टूट जाएगा, वो प्लास्टर अपना रोल या अपना जो काम होगा वो कर नहीं रहा है प्रॉपरली, या फिर वो सपोर्ट नहीं दे पा रहा है उस टूटी जो हमारे जिस अंग में चोट लगी है, तो इसके लिए हमें उसे रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन फाइबरग्लास वाला प्लास्टर जो है वो टूटता नहीं है, स्ट्रांग होता है। मान लीजिए कि अगर पैर में कोई प्लास्टर लगे तो फाइबरग्लास वाले प्लास्टर के ऊपर आप चल सकते हैं, जबकि चूने वाले प्लास्टर के ऊपर आप चल नहीं पाएंगे क्योंकि वो कच्चा होता है। अब एक जो दूसरा डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, वो ये होता है कि जो फाइबरग्लास का प्लास्टर होता है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, तो एक ये कॉस्ट का इशू रहेगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे फ्रैक्चर से रिलेटेड सर्जरीज़ की। इसके लिए हमने दूसरा वीडियो बनाया जैसे पहले बताया था, कृपया डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को देखिए और हम बात करेंगे फ्रैक्चर की सर्जरीज़ की।